नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है और इसी बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक मंगलवार सुबह 9:30 बजे संसद भवन के जेएमसी बलयोगी ऑडिटोरियम में होगी। एक नोटिस जारी कर बीजेपी संसदीय दल के सभी नेताओं और घटक दलों के सांसदों को बैठक में आवश्यक रूप से शामिल होने को कहा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का सम्मान किया जाएगा। इस बैठक को मानसून सत्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सदन में सरकार विपक्ष के तीखे तेवर का सामना कर रही है। संसद के मानसून सत्र में पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ ज्यादा ही हलचल नजर आ रही है। जगदीप धनखड़ का अचानक से उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। ऐसे में कल होने वाली इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। डॉक्टर प्रदीप, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एसपी मित्तल जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। मित्तल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत प्रदीप जी आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और ये पहली बार है जब एनडीए की बैठक इस दौरान होने जा रही है। क्या आपको नजर आता है, क्या उद्देश्य है एनडीए के इस बैठक का? क्योंकि सभी सांसदों को कहा गया है कल सुबह 9:30 बजे ये बैठक होने जा रही है। विपक्ष इसे कैसे देखता है? श्वेता, जैसा आपने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के सम्मान की बात उसमें होगी, तो सवाल यह है कि सम्मान किस बात करने जा रही है एनडीए। सवाल यह है कि जिस विदेशी ताकतों ने हमारे देश में जो हमला किया जम्मू कश्मीर में लोगों पर, और जिन आतंकवादियों की सरकार पहचान नहीं सकी, पहले इन्होंने पहचाना और वो पहचान बाद में फर्जी निकली। उसके बाद जिस दिन संसद में मानसून सत्र में जब प्रधानमंत्री को आवाज देनी थी, जवाब देना था, उसी दिन उनको एनकाउंटर करके मारने का दावा कर दिया गया। जब आपने उन आतंकी को पहचानने की स्थिति आपसे नहीं बनी, तो आपने संसदीय सत्र में मानसून सत्र के दौरान जब प्रधानमंत्री जवाब देने के समय आपने ये नाटकीय तंत्र बिछाकर जिस तरह की घोषणा की और एनकाउंटर दिखाया गया है, पूरा देश इस पर अंदेशा है कि ये फर्जी मुठभेड़ है और वो जो आतंकवादी थे वो अभी तक सरकार नहीं पकड़ पाई। लेकिन विपक्ष में अपनी सफलता दिखाने के लिए एक फर्जी एनकाउंटर के जरिए जिनको मारा गया, जिनको मारने की घोषणा की है सरकार ने, मुझे लगता है कि जब वो पहचान ही नहीं सके हैं तो उन्होंने संसदीय सत्र के दौरान उन्हें मारकर ये श्रेय लेने का प्रयास क्यों किया है? इसलिए देश के साथ ये धोखा किया जा रहा है। और सवाल ये है कि कल एनडीए की बैठक में जो उनका मुख्य एजेंडा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का इस अभियान को लेकर, जो सुरक्षा अभियान चला, उसको लेकर के उन्हें सम्मान करने की योजना बन रही है। और विदेशी स्तर पर हम विदेशी राजनीति में भी पिछड़ बने हुए हैं। आप देखिए ट्रंप ने 29-30 बार कह दिया कि वो समझौता उन्होंने कराया है और प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो सवाल यह है कि सम्मान किस बात का एनडीए करने जा रहा है, जो एनडीए खुद अपने प्रदेशों में, अपने क्षेत्रीय राजनीति में उलझा हुआ है और भाजपा की सरकार को समर्थन देकर अपनी स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। वो किस हद तक उनका सम्मान करने की स्थिति के लिए वो उपलब्ध है और भाजपा ये नाटक क्यों कर रही है? लेकिन प्रदीप जी, बार बार डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहो, लेकिन अपने भारत का मत क्या है, भारत का इन चीजों को लेकर रुख क्या है, वो तो स्पष्ट कर दिया गया। बार बार उसका जवाब देना आपको लगता है जरूरी है? श्वेता, स्पष्ट किसने किया? आज तक प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हमारी सारी स्थिति में हम सब सुरक्षित हैं। सारी बात उन्होंने कर दी और देश सवाल पूछ रहा है, विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष सदन में उनसे सवाल कर रहा है और प्रधानमंत्री राज्यसभा में तो जाते ही नहीं, वे लोकसभा में आते हैं तो सिर्फ जवाब देने आते हैं। और जिस तरह का बयान अमित शाह गृहमंत्री ने दिया कि मुझसे ही निपट लो, प्रधान जरूरत नहीं है, तो क्या लोकतंत्र की यही स्थिति रह गई है कि देश का प्रधानमंत्री बचता हुआ रहेगा
गृह मंत्री कहेगा कि मैं ही निपटने के लिए काफी हूं। इस तरह की शब्दावली का उपयोग गृह मंत्री करके लोकतंत्र की किस व्यवस्था का उल्लेख कर रहे हैं? यानी आप कह रहे हैं कि इस बैठक विपक्षी में दलों के साथ जिस तरह का व्यवहार भाजपा कर रही है, पीएम मोदी का चलेगा सम्मान नहीं। करेंगे सांसद, तो आपको लगता है वो गलत है? ऐसा करने की जरूरत नहीं। जो कुछ आपके सामने है, देश देख रहा है, जो लोकसभा में राज्यसभा में जो कुछ हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। आप किसी वक्ता को बोलने नहीं दे रहे। जो बोलने करता है, जो प्रभावी होता है, उसको तुरंत रोक दिया जाता है। तो सवाल यह है कि ना संसद बोलने दे रहे, ना संसद में आप प्रधानमंत्री आते हैं तो किसके जवाब मांगे, किससे बात करें? देश ये जानना चाहता है। चलिए ठीक है, आपने डॉक्टर प्रदीप अपनी बात रखी। राखी राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शामिल हो रही चर्चा में, बीजेपी प्रवक्ता। राखी जी, आपका बहुत स्वागत है। राखी जी, कल अहम बैठक होने जा रही है, इसलिए आज से भी कि एनडीए की संसदीय बैठक है। मानसून सत्र शुरू हो चुका। आमतौर पर देखा जाता है सत्र शुरू होने से पहले बैठकें होती है, लेकिन बीच सत्र में ये बैठक होना, सभी सांसदों की मौजूदगी कल रहेगी। उद्देश्य इसका क्या है? क्या संसद के अंदर जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो रहा है, रणनीतिक तौर पर इस बैठक को देखें कि एक रणनीतिक योजना के तहत ही एनडीए की ये बैठक है जिसमें सांसदों की मौजूदगी जरूरी रहेगी? देखिए श्वेता, एनडीए परिवार के रूप में हम लोग मिलेंगे। अब जो मॉर्निंग में मीटिंग है उसके लिए औपचारिक रूप से कोई एजेंडा नहीं इकट्ठा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है परिवार के सदस्य अगर मिलते हैं और कैसे मॉनसून सत्र को और बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन हो सकता है, उसके लिए अगर मीटिंग होती है तो अच्छी चीज है। हम वो पार्टी नहीं है जो कि सिर्फ एक इलेक्शन के लिए साथ आए और इलेक्शन खत्म होते ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे, जैसे इंडिया अलायंस में आपने देखा। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि मान लीजिए आप जो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही चर्चा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। सेना के शौर्य और पराक्रम को जितना याद किया जाए, जितना उसको सम्मान दिया जाए, मुझे लगता है उतना जो जानकारी मिली वो यही है कि जो सांसदों की मौजूदगी रहेगी और वो सभी सम्मान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस दौरान जिस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिस तरह से आगे भारत का रुख रहा, उसके मद्देनजर निश्चित तौर पे देखिए श्वेता, जिस तरह की नेतृत्व क्षमता अभी प्रधानमंत्री जी ने दिखाई और जिस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के, मतलब हम लोग थे यहीं पे लेकिन अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक भी जाकर उनके आतंकी ठिकानों को हमने हराया है, उनको गिराया है। और जिस तरह से भारत की जो नेतृत्व क्षमता थी, हमारी सेना का जो पराक्रम है, जिस तरह से एक परमाणु शक्ति के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है, ये बहुत अभूतपूर्व कार्य है और इसके लिए जितने इसको अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। लेकिन देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का भी मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, इनको हर चीज में समस्या है। अगर आतंककारी मारे जाते हैं तो इनको समस्या है, अगर नहीं मारे जाते तो इनको समस्या है, जबकि सारे प्रूफ दे दिए गए। इनसे कोई बात करो तो हर चीज फर्जी ही निकलती है। जिस शब्द का इन्होंने यूज किया मैं वही यूज करना चाह रही हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को चाइना के फेवर में जो बातें कहते हैं, हमेशा सेना के अगेंस्ट जो बातें कहते हैं, उसके लिए बहुत कठोर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कोई देशभक्त ऐसा नहीं हो सकता जो इस तरह के स्टेटमेंट करे, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। श्वेता, अभी 2 दिन पहले इन्होंने एटम बम की बात की थी, उस एटम बम का क्या हुआ लेकिन हमें मालूम नहीं चला। लेकिन अरुण जेटली जी के लिए जिस तरह का भ्रम फैलाया गया वो देश ने देखा। 2019 में उनका देहांत हुआ, लेकिन कृषि कानूनों जो कि 2020 में आए थे उसके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा। अगर ट्रंप डेड इकोनॉमी बोलते हैं तो इनको लगता है हाँ डेड इकोनॉमी है। इनको ये समझ में नहीं आता कि आज देश की जीडीपी 6% 7% के बीच में है। ऐसा बहुत कम देश है पूरे विश्व में जिनकी इतनी अच्छी जीडीपी है। अगर निसार जैसा सैटेलाइट अमेरिका और हमारा नासा और इसरो अगर मिलकर के लॉन्च कर रहा है, कहीं पे डेड इकोनॉमी नहीं होगी तभी तो ये संभव हो पा रहा है श्वेता। लेकिन नहीं, राहुल गांधी जी को क्या देखना है? डेड इकोनॉमी देखनी है। उनको ये नहीं देखना है कि हमारे यहाँ निवेश बढ़ रहा है, ये नहीं देखना कि 11वीं इकोनॉमी से 4थी इकोनॉमी पे हमारा देश पहुंचा है, लेकिन उनको वही देखना। और बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भारत जो विरोधी ताकत है उसका एक टूल बन गया है राहुल गांधी, और इसीलिए लगातार वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि भारतवासी जो है वो पीछे हो। सेना पे क्वेश्चन उठाना, एयर स्ट्राइक पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे, ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन उठाना, उन्होंने लगातार ये वाला काम किया। और जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अभी बिहार के अंदर SIR हुआ, उसका प्रूफ मांग रही है अगर इलेक्शन कमीशन, तो ये कुछ बोल नहीं रहे। आप देखिए, चाहे सेना हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हमारा संविधान हो, हमारा विधान हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किस एजेंसी पे इनको विश्वास है मैं ये पूछना चाहती हूं। किसी पे विश्वास नहीं है। इनको चाइना पे विश्वास है और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं एटम बम है। पूछो ना इनसे क्या का एटम बम है, इन्होंने मजाक बना रखा है। मुझे लगता है ये तो विपक्ष के मुद्दे हो गए। ये आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर चलता है जिस पर दूसरे भी फटकार लगाते हैं, जो कि देश के लिहाज से सही नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं आपसे सवाल लूं क्योंकि SP मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। मित्तल साहब, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि अहम ये बैठक है, 2 अहम बातें। आखिर क्या एकजुटता का संदेश देने की कोशिश है सत्र के बीच में इस तरह एनडीए की बैठक का होना, और दूसरी तरफ क्योंकि पीएम मोदी का सम्मान किया जाएगा, क्या ऑपरेशन सिंदूर को केंद्र में रखकर पीएम मोदी का सम्मान करना एक राजनीतिक मैसेज देने की भी कोशिश है? किस नजरिए से इस बैठक को देखा जाए? या उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, कई चीजें इस मानसून सत्र के दौरान हुई हैं, तो क्या इन सब पर चर्चा के लिए कहते हैं कि एनडीए पूरा परिवार एकजुट होकर एक साथ आ रहा है कल सुबह 9:30 बजे?
श्वेता, आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले ये कि कल जो एनडीए की बैठक हो रही है उसके संदर्भ में मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 कारण बहुत महत्वपूर्ण जी। है। एक तो ये कि हमने देखा मानसून जो सत्र है लगातार बाधित हो रहा है। विपक्ष इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानसून सत्र को न चलने देने के लिए एकजुट है। जितने भी इंडिया अलायंस के दल हैं वो रोज क्या नाम से संसद में एकत्रित होते हैं, हाय उल्लाह करते हैं, शोरगुल करते हैं और फिर लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी चाहिए थी। ये लगातार प्रक्रिया मानसून सत्र के दौरान हमने देखा है। खाली जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो समय निर्धारित किया गया था उन 2 दिनों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद मानसून सत्र जब से आरंभ हुआ तब से यही हाल है। इससे पहले बजट सत्र में भी देखा था कि विपक्ष ने एकजुट होकर तब भी क्या नाम से दोनों सदनों को चलने नहीं दिया। मुझे लगता है कि सरकार ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया और कल जब क्या नाम से ये एनडीए की बैठक हो जाएगी और उसके अंदर मैं बताता हूँ आगे की अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल के बाद चाहे विपक्ष के सांसद कितना भी राज्यसभा में या लोकसभा में हंगामा करें, लेकिन सरकार को जो बिल पास करवानी है उन पर क्या नाम से बिल पास कराए जाएंगे, चाहे विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। तो जब आप संयुक्त रूप से करेंगे तो स्वाभाविक है कि एनडीए के जितने भी सांसद होंगे उन सबकी एकजुटता सदन में चाहिए होगी। ऐसे मौके पर एनडीए की यदि जो बैठक हो रही है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कल से क्या नाम से संसद की कार्रवाई शुरू होगी, जो बिल पास होंगे उससे पहले एनडीए के सारे सांसदों को एकजुट किया जाए, इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन का सवाल है, मुझे लगता है इससे पहले भी कई मौके जब आए जब एनडीए के सांसदों की बैठक में कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया गया। तो मुझे क्या नाम से कोई ऐतराज वाली बात नहीं लगती विपक्ष की कि प्रधानमंत्री का के देखे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी तो पूरी दुनिया भर में भारत की प्रशंसा हुई है, सुरक्षा बलों की, हमारी भारतीय सेना की भी प्रशंसा हुई है। एक जो आपने बात की उपराष्ट्रपति चुनाव की, मुझे लगता है कि चलिए देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेके हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एनडीए को अपना उपराष्ट्रपति चुनवाने में कोई दिक्कत आ गई। मैं कुछ आंकड़े श्वेता रखना चाहता हूँ कि लोकसभा में जो एनडीए के सांसदों की संख्या है वो 293 है और राज्यसभा में 129 है। इन दोनों मिला के होता है 422 और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जीत के लिए 391 सांसद चाहिए। मतलब आज की तारीख में एनडीए के पास उपराष्ट्रपति को चुनवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बहुमत है। लेकिन फिर भी देखिए जो सरकार जो केंद्र में होती है उसका यह प्रयास होता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो जाए। और इसीलिए आज क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोगों की एक कमेटी घोषित की है, जिसमें सुनील बंसल भी हैं, जिसमें संसदीय मंत्री किरण रिजिजू भी हैं और क्या नाम से विनोद तावड़े साहब हैं। इन तीनों को यह भी कहा गया है कि वो विपक्षी दलों के सांसदों नेताओं से बात करें ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, बैठक का उद्देश्य क्या है, क्या क्या हो सकता है? जो एसपी मित्तल साहब ने कहा आप उस इत्तेफाक रखेंगे और आप क्या मानते हैं? क्योंकि स्पष्ट है आगे की रणनीति बनाना है, मानसून सत्र चल रहा है, विपक्ष भी, आप भी जैसा कि कह भी रहे थे कि हम लगातार सवाल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो मजबूती से तैयारी होनी चाहिए और उस एकजुटता के तौर पर भी इस बैठक को देखा जा सकता है जो एनडीए के लिए प्लस पॉइंट। सवाल इस बात का है कि पिछली बार भी हमारा अनुभव हुआ कि संसद में पिछले सत्र में 154 सांसदों को सस्पेंड करके बिल पास कराए गए और उसी की तैयारी हो रही है। मित्तल साहब ने जो जिक्र किया है उसी प्रक्रिया को दोहराने की बात हो रही है। लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है, देश के मुद्दों की बात नहीं हो रही, सुरक्षा की बात नहीं हो रही। आपको लगता है पहली पिछली बार हुआ वही किया जाएगा है कि किसी तरह से बिल पास कराए जाए। अब लोकतंत्र में बिल पास कराने की एक योजना है, एक सिस्टम है उसका, लेकिन उसकी बात नहीं करके ये इनके प्रकरण हमको ये बिल पास कराने हैं, ये इनका उद्देश्य है। और मित्तल साहब भी उसकी बात में ना तो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, लेकिन उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये लोकतंत्र में ये एलिजिबल है? ऐसा होना चाहिए। देश के लोग जिनको चुनकर भेजते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बात करने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से सांसदों को बाहर निकालकर चुप कराकर नहीं बोलने देकर बिल पास कराने की परंपरा पिछले सत्र में देखी गई, उसी व्यवस्था को दोहराने का इशारा सरकार ने भी किया है। क्यों लगता है इस बार भी यही होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? मित्तल साहब भी कर रहे हैं, क्यों लगता है? क्या ये उचित है? देश के लोगों के साथ जवाब ले लेते हैं। एसपी मित्तल जी इसका जवाब दे दीजिए, मैं राखी जी का रुख करूंगी। बिलों को पास करना सरकार की प्रदीप जी जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया जवाब लेते हैं एसपी मित्तल जी। देखिए श्वेता, मतलब सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम विपक्ष के हर मुद्दे पर बहस को तैयार। तो जब सरकार बहस करने को तैयार है
तो फिर क्या नाम से जो इंडिया इसके सांसद है, जो दल है, संसद में आके बहस क्यों नहीं करते? मित्तल साहब, व्यवधान डाला जाता है सांसदों के बोलने पर, विपक्षी दलों के सांसदों को बोलने पर रोका जाता है। जब वो धारा प्रवाह में बात करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। ये व्यवस्था हम देख रहे हैं, ये भारतीय इतिहास के, संसद के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है। प्रदीप जी एक सेकंड, आप बोलने नहीं दे रहे, सुनिए। प्रदीप जी ठीक है, चलिए ठीक है। प्रदीप जी यहाँ आप बोलिए ना, यहाँ तो आपको वक्त मिल रहा है, लेकिन अब एसपी मित्तल जी को बोलने दीजिए, आप सुनिए फिर आप जवाब लीजिएगा। हाँ मित्तल जी, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष रोज कह रहे हैं कि कम से कम प्रश्नकाल चलने किया जाए। देखिए प्रश्नकाल के अंदर चाहे वो पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के सांसद हो, सबके के नाम से सवाल लगाए जाते हैं। जब आप प्रश्नकाल भी नहीं चलने दे रहे तो फिर क्या करें? फिर बिल तो पास कराने पड़ेंगे। आप कम से कम प्रश्नकाल तो चलने दिए। लोकसभा के अध्यक्ष बार-बार कह रहे हैं कि पूरा देश आपको देख रहा है, आप क्या नाम से अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, सदन में आके हंगामा कर रहे हैं, आप डायरेक्ट में रख देते हैं, कागज फेंकते हैं। मुझे लगता है कि ये सांसदों का आचरण लोकतंत्र में अच्छा नहीं। राकेश जी, और संसद के दौरान जिस तरह से चल भी रहा है, सत्र चल रहा है, लेकिन सवाल उठाना लाजमी है, आप जवाब की मांग करते हैं, लेकिन अगर लगातार ये हंगामे की भेंट चढ़ता रहे तो फिर कदम तो उठाने पड़ते हैं। लेकिन जो प्रदीप जी कह रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये विचित्र बात है कि हम तो चाहते हैं, सरकार चाहती है कि डिस्कशन हो, सरकार चाहती है कि प्रश्नकाल हो, आइए हमसे सवाल पूछिए, हम लोग जवाब देंगे। लेकिन समस्या ये है कि जिन मुद्दों को ये लोग उठाते हैं उसका कोई बेस नहीं होता, बिना फैक्ट के ये लोग मुद्दे लेकर आते हैं। आपने देखा पहले भी पेगासस का मुद्दा आया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइए आपका फोन दीजिए, अगर उसमें कोई रिकॉर्डिंग है तो हम चेक करते हैं, किसी ने नहीं दिया अपना फोन। हिडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर एक बार आपको ध्यान हो तो संसद की कार्रवाई को ब्लॉक किया गया। क्या हुआ हिडनबर्ग का? विदेश में कुछ होता है, भूचाल हमारे देश में आता है। अभी एसआईआर के लिए, जो बिहार की मैंने पहले भी चर्चा की, उसके लिए उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने, कि एटम बम है मेरे पास। आप ये बताइए, जब इलेक्शन कमीशन 2 बार मेल कर चुका है, उनसे पूछ रहा है कि कहीं कमी है। देखिए, एक एलओपी होने के नाते उनका ये दायित्व है कि कहीं कमी नजर आती है तो विद फैक्ट्स उसको सामने रखे। देश के भले के लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारा वोटर नहीं होना चाहिए तो उसको हटाना ही चाहिए। तो जब हम प्रोडक्टिव काम की बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट कुछ करना चाहते नहीं है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लगातार इनको लताड़ लगा रहा है, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वीर सावरकर जी का मुद्दा हो, और आज जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिसको मैं यहां पर नहीं यूज करना चाहती सेना के लिए, उसके लिए भी लताड़ लगाई कि लगता ही नहीं है कि कोई भारतीय इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। मैं तो प्रदीप जी से अभी भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहुंचाइएगा इस बात को कि अगर प्रोडक्टिव कोई चीज है, तथ्यों के साथ कोई चीज है, तो आप सामने लेकर के आइए, उसका डिस्कशन हम लोग करने को तैयार है। लेकिन आप अभी बताइए, ट्रंप की बात पे विश्वास है, लेकिन मोदी जी ने संसद में कह दिया कि किसी देश, किसी भी नेता ने हमारे बीच में कहीं पर भी कोई इंटरफेयर नहीं किया। विश्व के किसी नेता ने इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने सब कुछ शामिल कर लिया। ये भारत देश की ताकत थी, ये सेना की ताकत थी कि हम लोगों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी डिफेंस सिस्टम के साथ में काम किया और पाकिस्तान को धूल चटाया। और न्यूक्लियर पावर कहता है अपने आप को, इसीलिए भाषा में सिमिलरिटी नजर आती है। राहुल गांधी और पाकिस्तान के एटम बम की बात करते। देखिए, अरुण जेटली जी वाला इशू हो, चाहे डेड इकोनॉमी वाला इशू हो, चाहे एटम बम वाला इशू हो, राहुल गांधी जी को गंभीरता से लेना, मुझे लगता है देश की जनता और इन्हीं के लोगों ने छोड़ दिया है। क्योंकि तथ्य दीजिए, प्रूफ देने पड़ेंगे प्रदीप जी। अब ऐसे भागेगा नहीं, कबड्डी का मैच नहीं है, टच करके भागे। आप प्रूफ बताइए, एसआईआर में बताइए गलती क्या हुई है। एसआईआर में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 केस ऐसे बता दो जो गलत हुए तो मैं हम कैंसिल कर देंगे। 15 केस बताओ, कैसी क्रेडिबिलिटी नहीं है। एसआईआर की बात कर रहे हैं आप। जो बयान उन्होंने पब्लिक में दिए, सार्वजनिक बयान दिए, उनमें सत्यता नहीं है, इसलिए उनकी सत्यता संदिग्ध है। इसलिए उनसे सवाल करना हर देश का, हर पार्टी का कर्तव्य है। क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं। सवाल इस बात का नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। आज जो स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बताइए 15 लाख दूंगा, वो वायदा उन्होंने किया था। ये बहुत पानी निकल चुका है, देश को भरोसा नहीं है, बहुत सारा बह चुका है। तीसरी बार देश को नहीं है, विपक्ष को नहीं है, देश को नहीं है, कांग्रेस को नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे प्रदीप जी, ठीक है, संदेह में है। चलिए ठीक है, एक से रुकिए, ठीक है, आप एक मिनट सुनिए। प्रदीप जी एक सेकंड राखिए। आपने अभी कहा कि देश को उन पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस को विश्वास नहीं है। आप लोग जो कहेंगे, आप जो कहेंगे विश्वास देश को नहीं है। शशि थरूर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? मोदी जी चुप हैं और राजनीति करने के लिए चलिए ठीक है, से और इतिहास की एसपी मित्तल जी, एक मिनट रुकिए। प्रदीप जी ठीक है, चलिए ठीक
ठीक है, इसीलिए- ठीक है, आप भी रहेगा, सुनिए, चलिए, ठीक है, वो झूठा ही रहेगा। ठीक है, प्रदीप जी एक मिनट, राकेश जी एक सेकंड, एसपी मित्तल जी दो बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अगर बार बार विपक्ष कांग्रेस ये कहता है कि उन पर भरोसा नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये कितना गलत मैसेज है देश के बाहर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि अपने अंदर ही, देश के अंदर ही इस तरह के सवाल अपने ही प्रधानमंत्री पर उठते रहे तो? देखिए श्वेता, मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक जो खींचतान देश भारत के अंदर हो गई है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 27 देशों ने, दुनिया के 27 देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। आप देखिए, जिस व्यक्ति को 27 देश सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रहे हो, तो कैसे उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है और उनकी विश्वसनीयता में कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, उन्होंने आज देश को किस स्थिति में लाके खड़ा किया। जो आर्थिक क्षेत्र में जो भारत की स्थिति 11वें नंबर की 2014 के अंदर, वो आज क्या नाम से 4थे नंबर पे हो गई है और 3रे नंबर पर लाने की उसको लगातार कोशिश की। उसके बावजूद प्रधानमंत्री स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं कि हमें क्या नाम से, अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां सामने आई है, उसमें इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वदेशी उत्पाद है उनको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, चाहे क्या नाम से अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाने का मामला हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का मामला हो और 3 तलाक के मामले हो, ये देश के ऐसे क्या नाम से पुरानी समस्याएं थी जिनका समाधान लोग उम्मीद कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका भी समाधान किया गया। आज कश्मीर से अनुच्छेद 370। मित्तल जी, एक और अहम सवाल है, क्या कल होने वाली बैठक को सिर्फ मॉनसून सत्र के इर्द गिर्द ही उससे ही जुड़ा हुआ देखें, या फिर ऐसा मान सकते कि आगामी चुनाव के मद्देनजर भी एकजुटता का संदेश देना, एक साथ होने की बात करना, या इसका भी कुछ इंपैक्ट हो आगामी चुनाव में इसके मद्देनजर देखा? वो सवाल इसलिए क्योंकि बार बार विपक्ष या दूसरे लोगों की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि इनके अंदरूनी तौर पर ही गतिरोध है, कभी भी कोई पार्टी अलग हो सकती है अगर चुनाव में इनकी बात नहीं बनती। क्या ऐसा भी मैसेज देने की कोशिश है? क्या इससे जोड़कर भी इसे देखा जा सकता है, या सिर्फ ये मॉनसून सत्र के ही इर्द गिर्द रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि क्या नाम से एनडीए के अंदर कोई उसमें विवाद वाली बात हो। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पूरी तरह क्या नाम से सरकार के साथ हैं, और ये जो कल वाली जो बैठक है, मुझे लगता है कि सामान्य बैठक है। ऐसी बैठकें सामान्य तौर पे होती रहती हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो क्या नाम से अभी तक गतिरोध जो विपक्ष ने बना के रखा है, उस गतिरोध का मुकाबला करने के लिए एनडीए के सांसदों को एकजुट करना और साथ ही क्या नाम से जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें भी एकजुट रखने का उद्देश्य से ये मीटिंग अपने आप में महत्वपूर्ण। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सांसदों से कल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच में एनडीए की ये अहम बैठक होना, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बेहद अहम हो जाता है। सत्र के बीच में बैठक होना, दूसरी तरफ पीएम मोदी का सम्मान भी करेंगे सांसद, सभी दलों के सांसद मौजूद रहेंगे राज्यसभा लोकसभा से। लेकिन सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि सत्र बेहद अहम था शुरुआत से लेकर अब तक जिस तरह से रहा, तो ऐसे में सवाल उठते कि क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, या विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, लगातार सवाल कर रहा है, उसको लेकर ही अपनी अलग मजबूत रणनीति बनाने को लेकर भी ये बैठक जरूरी है, जो सांसदों को भी बूस्ट अप करेगी। इस लिहाज से भी ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन इतना जरूर है, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी रहेगी, और इस बैठक के जरिए कई चीजें हैं जिन्हें पूरा करने की कोशिश रहेगी। अब देखना होगा कि कल की बैठक जब होगी, कौन से अहम मसले रहेंगे, जो मुद्दे रहेंगे जिस पर बातचीत होती है, और इसके बाद से सत्र में जब ये सांसद नजर आएंगे तो कितने अलग रंग रूप में नजर आते हैं और कितनी मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।